नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा कर रहे हैं और समसामयिकी के अंतर्गत ये तीसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम आज महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे। हम इससे पहले दो भागों में समसामयिकी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं और यह मेरा सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और संभावना इस बात की है कि बीपीएससी एग्जाम से पहले हम वर्ष 2021-22 के जो महत्वपूर्ण घटना होंगे उन पर हम आप लोगों से चर्चा कर चुके होंगे। आज हम महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सम्मेलन जो हम ले रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु सम्मेलन, और इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ का 26वां जलवायु सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन था और यह यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित किया गया और इसे 26वां कॉप के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में एक प्रमुख उद्देश्य रहा कि औद्योगिक युग की शुरुआत की तुलना में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर कैसे रखा जाए। ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ग्लासगो में। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया है कि जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है वहां से पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री का कमी करना। फिर है कि इसका 27वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका 27वां सत्र मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधान में होने वाला जलवायु सम्मेलन है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और जलवायु सम्मेलन होते हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम विभिन्न सम्मेलनों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उन पे भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इतना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 26वां जलवायु सम्मेलन, इसके अंतर्गत तापमान में कितनी कमी करने की बात कही, और इसके अतिरिक्त इसमें और प्रावधान है जिस पर हम मुख्य परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अगला सम्मेलन है कि आसियान भारत सम्मेलन पे आते हैं। दरअसल आसियान भारत संबंध पे पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2021 में 18वां आसियान सम्मेलन हुआ और वर्ष 2022 को भारत आसियान संबंध साझेदारी वर्ष के रूप में मना रहा, मतलब कि भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मना रहा है। तो इस बार आसियान से ये प्रश्न आने की संभावना होती है कि किस वर्ष को भारत आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मना रहा है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये वर्ष है 2022। वर्ष 2021 में आसियान का सम्मेलन का ब्रुनई के सुल्तान के द्वारा, ये जो कि कोविड-19 के दौरान ये सम्मेलन हो रहे थे, तो इसीलिए इस वर्ष यानी 2021 के अधिकांश सम्मेलन जो है वो वर्चुअल हुई है। तो ये सम्मेलन भी वर्चुअल हुई थी, लेकिन इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। यदि भारत आसियान संबंध की स्थिति को देखें तो वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना था और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। मतलब आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बना, बल्कि क्षेत्रीय संवाद भागीदारी का पूर्ण सदस्य बना। आसियान में आज भी केवल 10 सदस्य देश है। इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्रीय संवाद भागीदार हैं, जिसमें कि बहुत अन्य देश भी शामिल है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। तो ये वर्चुअल समिट में जिसका आयोजन ब्रुनई के सुल्तान ने किया था, उसमें भारत का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी के साथ 16वां ईस्ट एशिया समिट, दरअसल आसियान समिट के संदर्भ में ही यह समिट होने लगी थी। और यदि देखें तो 16वां एशिया समिट, इसकी भी मेजबानी ब्रुनई कर रही थी और इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य था 16वां एशियाई एसोसिएशन के एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन, क्योंकि जितने भी पूर्वी एशियाई देशों के समूहों का सम्मेलन होता है उसमें एक बात निश्चित तौर से कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र इंडो पैसिफिक, मतलब कि जो यहाँ चीन पे प्रभाव बढ़ रहे हैं और जिसके वजह से इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र
नौ परिवहन में बाधा आ रही है। इसीलिए चाहे आसियान का सम्मेलन हो, चाहे ईस्ट एशिया सम्मेलन हो, चाहे क्वाड का सम्मेलन हो, तमाम सम्मेलनों में इस बात को रखा जाता है कि इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र नेविगेशन होना चाहिए, जो कि इसमें भी रहा है। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित किया और आसियान के सदस्य देश के अलावा भारत, चीन, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इसके सदस्य हैं ईस्ट एशिया समिट के। अगला है लोकतंत्र पर शिखर सम्मेलन। ये पहली बार लोकतंत्र पे शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका कि आयोजन अमेरिका ने किया और यह सम्मेलन भी वर्चुअल हुआ। वर्चुअल सम्मेलन के इसमें 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। इसमें से सम्मेलन में कुछ देशों ने शामिल नहीं हुआ और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। सम्मेलन में पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि आमंत्रित सदस्य देश में कौन शामिल थे, तो इसका यदि उसमें पाकिस्तान है तो वो आंसर सही होगा, लेकिन पाकिस्तान इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। इसके साथ ये पहला सम्मेलन था जो कि वर्चुअल हुआ था। इसके 9 से 10 सितंबर के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया। एक बात कहा जाता है कि अमेरिका विश्व पर अपना प्रभाव को पुनः स्थापित करने के लिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया था। इसीलिए चीन और रूस दोनों देशों ने इस सम्मेलन का विरोध किया था और माना जाता है कि चीन के विरोध की वजह से ही पाकिस्तान इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। इस उद्देश्य था कि विश्व के लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौती और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा इस समिट का उद्देश्य नेताओं के देश दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिबद्धता को सुधारों की पहल की घोषणा के लिए मंच प्रदान करना, कि एक ऐसा मंच तैयार करना जहां पर विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश मिल सके, एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करे और इस संवाद के अंतर्गत दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और समाज और सामूहिक स्तर के जो प्रयास होते हैं उसको बल प्रदान किया जा सके। अगला सम्मेलन है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन और ये 30 मार्च 2022 को श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन का थीम टुवर्ड इज ए रेसिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक हेल्दी पीपुल। सम्मेलन में मुख्यतः 2 समझौते हुए, राजनयिकों के प्रशिक्षण के बारे में और प्रौद्योगिक हस्तांतरण के बारे में। बिम्स्टेक के सदस्य देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल हैं। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन हैं। इसके बाद इस बार सम्मेलन का कौन सा थीम रहा। तीसरा कि बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन क्यों, कहाँ पे किया गया। यदि प्राप्त इसके तहत पूछा जाए कि 2 प्रमुख बातें क्या कहती थी, एक था राजनयिक का परीक्षण, दूसरा था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इसके अंतर्गत बिम्स्टेक के जो पहले से सम्मेलन हुए उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं और जिनका लक्ष्य आने वाले समय में पूरा किया जाने का प्रयास हो रहा है। अगला सम्मेलन है ब्रिक्स और कोरोना की वजह से ये सम्मेलन भी वर्चुअल इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिक्स सम्मेलन को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 9 सितंबर 2001 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह तीसरा अवसर था जब भारत में इस संगठन का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे पहले वर्ष 2012 और वर्ष 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी भारत कर चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। स्वाभाविक है, भारत की तरफ से ये प्रतिनिधि कर रहे थे। सम्मेलन के घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार का आह्वान किया गया। यदि इससे देखें प्रश्न क्या क्या है, तो ये तीसरा सम्मेलन था जो कि भारत में आयोजित किया। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से इसके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री कर रहे थे, नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इससे पहले 2 बार तो पूछा भी जा सकता था कि इससे पहले कब कब, तो 2012 और 16, उसके बाद फिर 2021 में इस सम्मेलन का आयोजन 3 बार भारत में किया जा चुका है। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की स्थापना का 15वां वर्षगांठ।
ब्रिक्स में शामिल सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखें तो दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश हैं जो वैश्विक आबादी का 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ब्रिक्स के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर भारत में 2 दिवसीय सम्मेलन जनवरी 2021 में आयोजन किया गया था और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है एनटीपीसी। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पहल क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुए थे। इसका सम्मेलन ब्रिक्स देशों का एक सम्मेलन था जिसके अंतर्गत भारत में ये सम्मेलन आयोजित किया गया और भारत की तरफ से एनटीपीसी ने इस सम्मेलन में अध्यक्षता किया। और स्वाभाविक है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने साथ ही जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देते हैं। अगला सम्मेलन है इस्बा सम्मेलन। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी ने किया था। दरअसल ब्रिक्स में शामिल 3 देश मतलब कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इस्बा संगठन के भी भागीदार देश हैं। इस्बा का गठन 1 से 3 जून को 2003 में G8 सम्मेलन के दौरान एवियन फ्रांस में की गई थी तथा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कहिए संगठन का राजधानी ब्राजीलिया में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 6 जून 2003 को की गई थी। और समानतः इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिक्स सम्मेलन के साथ साथ ही होती है क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल 3 देश ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। अगला सम्मेलन है G20 सम्मेलन। इसका आयोजन इटली रोम में किया गया। इसमें प्रतिनिधि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। साल 2014 से G20 में भारत का प्रतिनिधि कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये सम्मेलन मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित रहा, विशेषकर जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयले से निकलने वाले ताप और ताप से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम करने पर इसमें बहुत बल दिया गया। इसके देखिए तो फिर क्वेश्चन यहाँ से है 2022 में मतलब इसी वर्ष यह सम्मेलन इंडोनेशिया में है और अगले वर्ष यह सम्मेलन इंडिया में होने जा रहा है, नई दिल्ली में। और माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में जो कि इंडोनेशिया में होने वाली है उसे लेकर के काफ़ी उपापोह की स्थिति है क्योंकि अमेरिका ने इंडोनेशिया से मांग की है या फिर G20 के सदस्य देशों से मांग की है कि रूस को इस संगठन से बाहर किया जाए। इसकी देखें तो अब इससे ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा क्योंकि भारत वर्ष 2023 में इस संगठन की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता उन्हें 2 दिसंबर 2022 को ही मिल जाएगी। एवं वर्ष इसके साथ साथ एक बात इसमें ट्राइकोना G20 ट्राइकोना मतलब इसका होता है कि एक सम्मेलन अध्यक्ष जब अपना कार्यभार दूसरे सम्मेलन अध्यक्ष को सौंपते हैं और दूसरा अपना कार्यभार जब तीसरे को सोचते हैं, इस बीच की जो अध्यक्षता होती है उसको कहा जाता है ट्राइकोना। इस लिहाज से भारत देखें तो 30 नवंबर 2024 तक G20 का ट्राइकोना का हिस्सा होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत को अध्यक्षता कब मिलेगी, तो भारत को अध्यक्षता इसी वर्ष मिल जाएगी जबकि सम्मेलन होने जा रहा है वर्ष 2023 में। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सम्मेलन वर्ष 2023 में होने जा रहा है लेकिन इसकी अध्यक्षता भारत को इसी वर्ष मिल जाएगी। और ट्राइका का अध्यक्षता भारत 30 नवंबर 2024 तक भारत के पास रहेगा, यहाँ 1 दिसंबर 2021 से लेकर यहाँ तक। अगला सम्मेलन है G20 के भी चर्चा कर ही रहे थे। G20 एक ऐसा संगठन है जो कि 19 अग्रणी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ मतलब कहने के लिए ही केवल इसमें G20
विश्व के 20 देश हैं, बल्कि 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं। तो इसमें इतने देश टोटल शामिल हो गए। इसके सदस्य हैं। वैश्विक डीजीपी में इसका 80% हिस्सेदारी है, यानी कि WTO के बाद यदि सबसे बड़ा कोई संगठन है जिसमें कि जीडीपी में इतना योगदान दे रहा तो वो GBC है। और वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। वैश्विक आबादी का 60% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूस को इस संगठन से बाहर करने की मांग की है, लेकिन लगता नहीं है कि रूस को इस संगठन से बाहर किया जाएगा। अगला सम्मेलन है 47वां जी शिखर सम्मेलन 2021। यह सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। प्रमुख मुद्दा रहा कोविड-19 से निपटने एवं जलवायु परिवर्तन पर यह केंद्रित रहा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को भी अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। और 48वां सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन अभी से ही चर्चा में भी है, क्योंकि पहले जर्मनी ने कहा कि भारत को आमंत्रित नहीं करेंगे, फिर जर्मनी ने कहा कि नहीं, भारत इस सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य देश होगा। तो यही से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस किस अतिथि देश को बुलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया को इसमें अतिथि सदस्य के रूप में बुलाया गया था। ये एक विकसित देशों का सम्मेलन है। इसके साथ साथ 48वां सम्मेलन जर्मनी में होने जा रहा है। और यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रही है और इसमें G20 देशों के अधिकांश देश यूक्रेन के पक्ष में दिखाई देते हैं। अगला सम्मेलन है जी सम्मेलन से की प्रथम बैठक इसकी हुई थी 1975 में। 1976 में कनाडा को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद वर्ष 1998 में रूस को इसमें शामिल किया गया और इसके बाद यह संगठन G7 से G8 में बदल गया। लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया तो उसके बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया और इसके बाद फिर से यह संगठन G7 में बदल चुका है। तो G7 का सफर रहा है 1975 से लेके वर्ष 2014 तक। इसमें कुछ सदस्य शामिल हुए, कुछ सदस्य बाहर गए और वर्तमान में यह इसमें G7 ही है, जो कि दुनिया के सबसे विकसित देश है। इसके बाद है चोगम, राष्ट्रमंडल देशों का संगठन। दरअसल यह चोगम जून 2020 में रवांडा में ही होने वाला था, किगाली में, लेकिन कोविड महामारी के प्रभाव के कारण इसको 2 बार स्थगित किया गया। हाल ही में घोषणा हुई है कि चोगम 2022 रवांडा के किगाली में ही आयोजित की जाएगी। जून में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए तो इसी के साथ देख लीजिए कि इसका विषय रहेगा एक समान भविष्य प्रदान करना, कनेक्ट करना, नवाचार करना और बदलना। ये इसका विषय है 2022 में। लेकिन इससे प्रश्न आते हैं कि यह सम्मेलन पहले 2020 में होने वाला था, फिर 2 बार स्थगित रहा, फिर 2022 में उसी स्थल पे हो रहा है जहां पर इसका 2020 में होना था। इसके साथ साथ देखिए तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 22 से 28 जुलाई के बीच 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। और इसमें एक विशेष बात रही है, इस तरह से खेल का प्रारूप तय किया गया है जिसमें कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक पदक प्रदान करने वाला यह विश्व का पहला प्रमुख खेल आयोजन होगा, जिसमें कि खेल समाप्ति के बाद यदि पदक तालिका को देखा जाएगा तो वहां महिलाओं के लिस्ट में सबसे अधिक पदक शामिल होंगे। इस तरह से हम सम्मेलन पे चर्चा करते जा रहे हैं और बहुत सारे सम्मेलन को छूटे हैं। इसके भाग 2 में हम अन्य सम्मेलनों पर चर्चा करेंगे और समसामयिकी पर मेरा चर्चा का ये भाग 3 था। आगे भी हम भाग 4 में विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे।